हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 तक बात कर चुके थे आप सबसे। और आज हम पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। पहला है जवाबदेही, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है कानून का नियम और ल- चौथा है लाल फीताशाही। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल फीताशाही। ये दोस्तों सुशासन की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, पहला है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना और दूसरा है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये आईएएस प्री 2009 में आया था क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सबसे पहले होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अब तक चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट राज्य और ऑप्शन नंबर सी है लोकतांत्रिक राज्य और ऑप्शन नंबर डी है पुलिस राज्य। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, राज्य हर जगह है। ठीक है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति के व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी राज्य, ऑप्शन नंबर सी है राजनैतिक समानता और ऑप्शन नंबर डी है साम्यवादी राज्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साम्यवादी राज्य, जो कि संविधान का दर्शन नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये यूपी लोअर सब मेंस में आया था 2015 में, ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों पहला है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है और दूसरा है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी है भारत एक कुलीन तंत्र है और ऑप्शन नंबर डी है भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या आप देखते ही आप इसका आंसर मार सकते हैं। और दोस्तों ये यूपी पीसीएस प्री में 2005 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। यहाँ पर दोस्तों जनता, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता ही मानी जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता कहाँ से है, हम भारत के लोग से। ठीक है, यहीं से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। पहला है संविधान की कठोरता, दूसरा है एकल कार्यपालिका और तीसरा है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और चौथा है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। ये यूपी पीसीएस 2006 में आया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है।
और इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है कौन सा सही है। यहाँ पर एक लाइन दिया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। पहला है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने मंत्रि परिषद का चयन स्वयं करता है। और तीसरा है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। और चौथा है, ऊपर वर्णित सभी तत्व सही हैं। दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे ए, बी और सी तीनों तत्व सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मतलब शासन प्रणाली का उदय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि पहला है, संविधान लिखित है। और दूसरा है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। और चौथा है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या क्रियाशील बनाता है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस हिसाब से। ये दोस्तों IAS प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। पहला है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। और दूसरा है, भारत में संसदीय शासन नहीं है। और तीसरा है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और चौथा है, भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से भारत एक गणतंत्र है, मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का भी हेर फेर होने से दोस्तों क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है। पहला हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये दोस्तों अंतर्निहित है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है और इसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। पहला है, संविधान लिखित और अनम्य है। और दूसरा है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। और तीसरा है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और चौथा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है। दोस्तों भारतीय संविधान यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये UPPCS मेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। अंततः या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। 36 में ये है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा में अंतर है शासन प्रणाली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये UPPCS मेंस 2010 में आया था। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां व कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में है, कथन और कारण। पहला कथन में क्या लिखा हुआ है। कथन ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। और कारण क्या दिया हुआ है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब यहाँ पर
ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों सही हैं और आर जो है ए का स्पष्टीकरण है, और ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो के दोनों सही है लेकिन इसका ये स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या नहीं है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान व शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। इस हिसाब से दोनों तो सही तो हो जाएंगे लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अब अगला भी कथन और कारण में है। कथन में लिखा हुआ है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, और कारण क्या दिया है इसका, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है, और ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और ऑप्शन नंबर सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि क्या दिया हुआ है आर में, भारत एक संघीय राज्य नहीं है जबकि ये संघीय है। इस हिसाब से ये आर गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ऑप्शन बी है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, और ऑप्शन सी है एक हारी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता, और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों यहाँ पर एकल नागरिकता का आप देख सकते हैं भारत एक संघीय लक्षण नहीं है एकहरी नागरिकता का। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। अब पहला है लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान, तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा है राज्यपाल की नियुक्ति, और पांचवा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठा है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और सातवां है संवैधानिक संकट, और आठवां है एक सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी और ई दिया हुआ है। ए में है पहला तीसरा और सातवां, और बी में है दूसरा पांचवा और आठवां, और सी में है पहला दूसरा और पांचवा, और डी में है चौथा छठा और सातवां। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा और छठा और सातवां सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 241 देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। पहला है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन, और पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं, छठा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है, ए दिया है पहला और तीसरा और चौथा, और बी दिया है दूसरा और तीसरा और पांचवा, और सी दिया है तीसरा और पांचवा और छठा, और डी दिया है दूसरा और चौथा और पांचवा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा और पांचवा जो है सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा और पांचवा में क्या लिखा है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ PCS 2015 में आया है। दोस्तों दूसरा में लिखा है राज्यपालों की नियुक्ति, और तीसरा में लिखा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और पांचवा में लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, ये एकात्मक तत्व हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला है संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, और दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, और तीसरा है दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, और चौथा है विधायक वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर केवल एक सही है, या एक और दो दोनों सही है, या एक दो तीन तीनों सही है, या सभी चारों सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक और दो ही सही होंगे। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
43 है दोस्तों। 43 में कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में ये है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। और कारण में क्या दिया है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर पहला है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और इसका आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है। और बी में है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी है, ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत है आर सही है। दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी कथन और कारण के लिए आया है। कथन में लिखा है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। और कारण क्या दिया है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। यहाँ पर कथन में है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी है, ए और आर, ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत है आर सही है। दोस्तों ये यूपी पीसीएस प्री में आया था, 2009 में आया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का स्पष्टीकरण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। दोस्तों यहाँ पर सी और डी दोनों सही हो जाएगा, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, यहाँ पर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन में है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। और आर में क्या है, विविधताओं के सम्मंजन से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर कारण में क्या क्या है, ए गलत है आर सत्य है, और ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तीसरा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और चौथा है, ए सही है आर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ये भी कथन और कारण से ही है। कथन में है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता व परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। और कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी कथन और कारण का है। कथन में है, महिलाएं, दलित, निर्धन व अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और कारण क्या है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण हम पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहला है, दोनों सही हैं किंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। और बी है, दोनों सही हैं परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दो के दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। पहला है, इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। और दूसरा है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। और सी है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और चौथा है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन विकल्प के तौर पर रख दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत यानी कि बड़ा संविधान है। इसके बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपर्युक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में से कोई एक विकल्प
सत्य नहीं है, बल्कि सभी के सभी सत्य हैं। कहने का मतलब एक कारणों से ये भारत का संविधान नहीं बना हुआ है। आप सबको भी पता है एक कारणों से भारत का संविधान नहीं बना है। तो जितने भी इसमें रीजन दिया हुआ है, जो भी रीजन दिया हुआ है, सारे के सारे रीजन इसमें सही हैं। तो इस हिसाब से आप कोई एक विकल्प नहीं मार सकते हैं। जो भी विकल्प आप मारेंगे सबके सब सही होना चाहिए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पर कथन कौन सा सत्य है? पहला ही कथन सत्य हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रहेगा ये हमारा सेशन, और अगले से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, आप यूपीएसआई की जैसे तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी लगातार करते रहिए, और प्रैक्टिस बैच भी अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं अभी भी तो ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों सपोर्ट आपका चाहिए थोड़ा सा, जिससे कि हम और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँ, क्योंकि आपके सपोर्ट से मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोग पढ़िए भी और लगे भी रहिए, सपोर्ट भी करिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है, आप यूपीएसआई निकालिए। सबसे पहले यूपीएसआई का आप एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट तो बना ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।